मूवी की शुरुआत में बॉस्टन मैसाचुसेट्स के रहने वाले 3 एंथुसियास्ट बिजनेसमैन एक मीटिंग में जाते हुए दिखाई देते हैं। मीटिंग में जाते हुए उनमें से एक जमीन पर गिर जाता है। ठीक उसी समय पर शहर में काफी लोगों की मौत हो रही होती है। साथ ही साथ कई लोग एक्सीडेंट्स के भी शिकार होते हुए दिखाई देते हैं। इसी दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में प्रोफेसर डॉक्टर जोश अपने स्टूडेंट को साउंड वेव के बारे में पढ़ा रहे होते हैं। इसी बीच काले कोट पहने 2 लोग उनकी क्लास को बीच में इंटरप्ट करते हैं और उन्हें उनके साथ चलने को दबाव डालते हैं। जोश को उन दोनों का यह रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो उन्हें वाशिंगटन लेकर जाते हैं, जहां जोश अपने पुराने फ्रेंड डॉक्टर सर्ज लेविक से मिलता है। सर्ज न्यूक्लियर वेपन स्पेशलिस्ट है। वो जोश को अपने साथ एक मुर्दाघर जैसी जगह लेकर जाता है, जहां पर बहुत सारी डेड बॉडीज दिखाई जाती हैं। वहीं उसे लेफ्टिनेंट जनरल थॉमस पर्सल उससे बताता है कि सारी डेड बॉडीज की मौत एक ही टाइम पर हुई है। तभी जोश डेड बॉडी को ध्यान से देखता है और पाता है कि सभी के हार्ट में पेसमेकर लगाया हुआ है। तभी वो पता लगाने की कोशिश करता है कि सारे पेसमेकर ने काम करना क्यों बंद कर दिया था। तब लेफ्टिनेंट बताते हैं कि ये शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉज होने के कारण हुआ हो, पर जोश उसकी इस बात पर एतराज जताता है। वहीं इस दौरान ताराफलगर स्क्वायर लंदन में बर्ड्स आसमान से नीचे गिरती हुई दिखाई देती हैं। वो काफी संख्या में लोगों और बिल्डिंगों के ऊपर गिर रही हैं। वहीं जोश और उसके फ्रेंड ये टीवी न्यूज में देखते हैं। तब उससे लगता है कि इंसानों और बर्ड्स का मौत का कारण कहीं न कहीं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। वो अपने कोवर्कर से ऐसा या इससे मिलती जुलती दुनिया भर की घटनाओं पर नजर रखने के लिए कहता है। अब जोश अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर सोचता है कि काश उसकी इस बारे में रीडिंग गलत हो। वहीं कहीं स्पेस में मेजर रेबेका बैक और कमांडर बॉब इनवर्जन अपने स्पेस शटल को पृथ्वी पर लैंड कराने को तैयार होते हैं। लेकिन जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं, मैग्नेटिक इंस्टेबिलिटी के कारण वो स्पेस सेंटर में अपना कनेक्शन खो देते हैं और तभी उन्हें अंदाजा होता है कि शटल का लैंड होने का लाइन ही गलत था और स्पेसशिप क्रैश होने की कगार पर है। तभी बैक प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए कुछ कैलकुलेशन करते हुए लैंडिंग का दूसरा तरीका ढूंढती है और एली रिवर के ऊपर से बिना किसी प्रॉपर्टी डैमेज या किसी की जान जोखिम में न डालते हुए वो लैंड करने का प्लान करती है। वहीं से बीच जॉश फेमस अर्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर कर्नाड जिम्स्की से मिलता है और उन्हें इस टॉपिक पर अपना आइडिया शेयर करता है। वो जोश को अपने ऑफिस में मिलने को कहता है। बाद में जोश मिलकर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है, लेकिन डॉक्टर जिम्स्की उसकी इस बात को फॉल्स बताते हैं और खारिज कर देते हैं। अब जॉश के वापस जाने से जिम्स्की एक सीक्रेट फाइल निकालता है और न्यूटोमैन थॉमस को फोन लगाकर किसी खोज के बारे में बताता है। वहीं जॉश और सर्ज एक बार में आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी 2 गार्ड आकर उन्हें फिर से इंटरप्ट करते हैं। वो उन्हें वहां से एक कॉन्फ्रेंस में लेकर जाते हैं, जहां सिटी में चल रहे मौजूदा हालत पर हाई ऑफिशियल रैंकिंग वाले चर्चा कर रहे होते हैं। तभी जिम्स्की अपना डिस्कवरी प्रेजेंट करता है। फिर वो जॉश को पैनल के सामने इसे एक्सप्लेन करने को कहते हैं। तभी जॉश एक आधे पीच के फ्रूट को लेकर अर्थ के बारे में पैनल को बताना शुरू करता है। अर्थ का इनर कोर ने किसी कारण से पहले अपने स्पिन करना बंद कर दिया है। इस कारण से आने वाले टाइम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जल्दी अर्थ के चारों ओर से गायब हो जाएगा और वो बाद में अनफिल्टर्ड सोलर रेडिएशन से भर जाएगा। जॉश एग्जाम्पल के तौर पर पीच में फायर लगाकर इसे समझाता है और इसे दिखाकर बताता है कि अर्थ के साथ आने वाले दिनों में हमें क्या अंजाम भुगतना पड़ सकता है। लेफ्टिनेंट जोश से सोल्यूशन पूछता है, लेकिन जोश उसे बताता है कि फिलहाल इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तभी जिम्स्की अर्थ को रीस्टार्ट करने की बात करता है। तभी दिखाते हैं कि एक ग्रुप अटा फ्लाई करके डॉक्टर ब्रेज से मिलने पहुंचते हैं। ब्रेज उन्हें अपना इन्वेंशन अल्ट्रासोनिक लेजर दिखाता है, जो किसी भी पहाड़ पर आसानी से होल कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से वो अर्थ के ग्राउंड में होल करके वो अर्थ के कोर तक पहुंच सकते हैं। लेफ्टिनेंट ब्राज को जो भी उसे मदद चाहिए उसको देने के लिए तैयार होते हैं। फिर वो प्लान करते हैं कि हमें एक ऐसा शिप बनाना होगा जिससे अर्थ के कोर तक पहुंचा जा सके। इसके साथ ही वो अर्थ के कोर पर न्यूक्लियर चार्जेस करने का भी प्लान करते हैं, लेकिन अर्थ के कोर तक किसी भी तरह पहुंचना टीम के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज होता है। वहीं एफबीआई के एजेंट्स हैकर डोनाल्ड रेड फिंच से मिलते हैं। वो उसे लेफ्टिनेंट और टीम के पास लेकर पहुंचते हैं। रेड को इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए रिक्रूट किया जाता है और इस मिशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन को लीक और सर्कुलेट होने से रोकना भी है। वहीं बेक को सक्सेसफुली स्पेसशिप को अर्थ पर लैंड करवाने के लिए शाबाशी मिलती है। लेफ्टिनेंट साइंस इंस्टीट्यूट में दाखिल होते हैं और जॉर्ज सर्ज जिम्स्की और ब्राज से मिशन को लेकर मिलते हैं। कुछ दिनों के बाद एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, जिसमें मिशन से जुड़ी इनिशियल स्टेज की चर्चा होती है। यहाँ बैक पहली बार जॉश और मिशन की टीम मेंबर से मिलती है। अब कॉन्फ्रेंस रूम में जॉश को मिशन के हेड बनाया जाता है, लेकिन जिम्स्की को ये बात पसंद नहीं, यानी कि वो चाहता है कि उसको हेड बनाना चाहिए। वो सभी को आने वाले 3 महीने के मिशन से जुड़ी हुई सारी प्रिपरेशन के बारे में बताता है। सबसे पहले ब्राज और एक्सपीरियंस साइंटिस्ट की एक टीम शिप बनाते हैं, जिसे सेंटर ऑफ प्लेनेट में भेजा जाना है। शिप में द व्रिजिल नाम का एक कंपार्टमेंट भी है। जिम्स्की को जितना एक्सपोजिशन की जरूरत है उस पे नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सर्ज को न्यूक्लियर रिएक्शन का चार्ज दिया गया है। अब 3 महीने के बाद शिप तैयार हो जाती है। सभी मिशन के लिए आखिरी बार प्रिपरेशन करते हैं। इसी बीच जोश और बेक में मोहब्बत की शुरुआत भी हो जाती है। टीम को मिशन शुरू करने से ठीक पहले अचानक से प्लेनेट के सरफेस से बिजली चमकना शुरू होता है। मिशन का डेडलाइन आ चुका है। टीम सेल पैसिफिक में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, जहाँ शिप विर्जिल उनका इंतजार कर रहा होता है। अब मिशन कंट्रोल से ग्रीन लाइन मिलने के साथ ही मिशन की शुरुआत होती है और इसी के
के साथ शिप विर्जिल पैसिफिक ओशियन के अंदर एंटर होता है, जहां व्हेल मछलियां उनका स्वागत करती हैं और शिप के साथ साथ तैरते हुए नजर आती हैं। जैसे जैसे शिप और डेप्थ में जाता है, अल्ट्रासोनिक लेजर अपना काम करना शुरू करता है और शिप ग्राउंड से बिल्कुल गायब हो जाती है। अब 12 घंटे के बाद शिप अर्थ सरफेस के 700 माइल नीचे तक पहुंच जाता है। 3 महीने की तैयारी के बाद भी इस टीम को शिप में टर्बुलेंस का सामना करना पड़ जाता है। तब शिप पर्पल क्रिस्टल वाले एक एरिया में पहुंच जाता है। तभी किसी क्रिस्टल के अल्ट्रासोनिक लेजर के कारण शिप रुक जाती है। अब इसे फिक्स करने का एक ही तरीका होता है, वो ये है कि शिप से बाहर निकलकर मैन्युअली क्रिस्टल को हटाया जाए। अब बैग को छोड़कर सारे लोग स्पेस से बाहर आ जाते हैं और क्रिस्टल वाले एरिया को देख उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फिर ब्रास और जॉश क्रिस्टल को लेजर से कट करते हैं। तभी ऊपर से गर्म लावा आकर गिरता है और जेंस की दौड़कर अपने स्पेस के अंदर चला जाता है। फिर सब किसी भी तरह क्रिस्टल को काटने में कामयाब होते हैं, लेकिन उसी वक्त जॉश ऑक्सीजन के कारण वहीं बेहोश हो जाता है और सर्ज किसी भी तरह अपने दोस्त जॉश की जान बचाते हुए उसे स्पेस के अंदर लेके जाता है। बॉब अभी भी स्पेस के बाहर खड़ा होकर लेजर को वर्क करते हुए देखता है। तभी दिखाते हैं कि क्रिस्टल ब्लॉकेज हट जाता है, लेकिन तभी एक क्रिस्टल आकर बॉब के सर पर गिर जाता है और वो हॉट लावे के अंदर गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ये देखकर बैग सदमे में आ जाती है। अपने पार्टनर को आग के अंदर गिरते हुए देखकर वो बिल्कुल ही मायूस हो जाती है और वो अपने आप को जैसे तैसे संभालते हुए बॉब की ड्राइवर सीट पर जाती है और शिप को फिर से स्टार्ट करती है। जॉश को होश आना शुरू होता है, तभी उसे बॉब के मरने का पता चलता है। अब उसे अपने टीम मेंबर का साथ छोड़कर जाने का बहुत ही बड़ा दुख होता है, लेकिन उसे स्पेसशिप की हार्ड रियलिटी का पता लग जाता है, जहां कभी भी कोई भी इस मिशन में मारा जा सकता है। अब शिप पर मिशन का दूसरा दिन शुरू होता है। जॉर्ज, सर्ज और ब्रेस वेपन कंपार्टमेंट में रहते हैं। तभी शिप में फिर से टर्बुलेंस स्टार्ट हो जाता है। अब बैग बाकी टीम मेंबर्स को उस कंपार्टमेंट से जल्दी निकालने को कहती है। तभी तीनों भागकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी सर्ज को याद आता है कि उसका चार्जेस और लॉन्च कोड अंदर कंपार्टमेंट में रह गया है और उसके बिना वो न्यूक्लियर रिएक्टर का काम नहीं ले सकेगा। तभी वो दौड़कर उसे अंदर ले जाने के लिए आता है, लेकिन वो अंदर ही लॉक हो जाता है। तभी जॉश अपने फ्रेंड को बचाने के लिए ओवरराइड इजेक्शन सिस्टम को लागू करने के लिए कहता है, लेकिन जिंस्की ऐसा करने से पूरे स्पेसशिप के टर्बुलेंस में आने की बात कहता है और वो कहता है कि सिर्फ एक जिंदगी को बचाने के खातिर हम पूरी ह्यूमैनिटी को खतरे में नहीं डाल सकते। अब ये बात को सुनकर बैग सैक्रिफाइस के लिए तैयार हो जाती है और इसी के साथ सर्ज जिस कंपार्टमेंट में फंसा हुआ था वो क्रैश हो जाता है और इस तरह लाचार सभी उसको मॉनिटर में खत्म होते हुए देखते हैं। तभी मिशन कंट्रोल को पता चलता है कि शिप अर्थ के स्क्वाड में एंटर हो चुका है और पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। बैग को इसकी खुशी है कि इससे मिशन जल्दी पूरा हो जाएगा। जेंस्की बताता है कि कोर को रोटेट करना अनएक्सपेक्टेड डेंसिटी के कारण इतना भी आसान नहीं होगा। उसके हिसाब से मिशन को यहीं पर एंड करके वापस लौटना बिल्कुल सही होगा, लेकिन बाकी ग्रुप के लोग इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करते हैं। जेंस्की मिशन कंट्रोल को अपने बोर्ड के बारे में जानकारी शेयर करता है, लेकिन मिशन कंट्रोल के पास इसका एक बैकअप प्लान तैयार है, जिस टॉप सीक्रेट प्लान का नाम है डेस्टिनी, जिसका मतलब डीप अर्थ सेस्मिक ट्रिगर इनिशिएटिव है। तभी ग्रुप को इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है, जो कि जेंस्की का एक पुराना प्रोजेक्ट है, जिसे यूएस ने कभी एक वेपन की तरह यूज किया था। अगर कुछ ठीक नहीं होगा तो जेंस्की और उसकी टीम इस अर्थ की तबाही का कारण बनेंगे, बट अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए वो किसी से ऐसा नहीं कहेंगे। जेंस्की के हिसाब से डेस्टिनी को यूज करके कोर को रिस्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन जॉश कहता है कि ऐसा करने से पूरी अर्थ में तबाही आ सकती है। ल्यूटिनेंट प्रोजेक्ट डेस्टिनी को स्टार्ट करने को कहता है, लेकिन जॉश पुराने प्लान के साथ आगे बढ़ने की बात करता है और ल्यूटिनेंट को समझाता है कि डेस्टिनी को तभी लॉन्च किया जाए जब उसका पहला का प्लान फेल हो जाए। ऐसे में जेंस्की भड़क जाता है और कहता है कि अगर प्रोजेक्ट डेस्टिनी को लॉन्च नहीं किया गया तो सारे मर जाएंगे। उधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की कमी से एटमॉस्फेयर में हीट काफी बढ़ जाती है, जिससे सन हीट के कारण गोल्डन ब्रिज पिघल जाता है और उसके आसपास के एरिया को भी नुकसान पहुंचाता है। तभी जॉश हैकर रेड से सीक्रेटली कांटेक्ट करता है और उसे प्रोजेक्ट डेस्टिनी के स्टार्ट प्रोग्राम के फ्रेम को हैक करने के लिए कहता है। इधर जॉश और ब्रेस फिर एक बार कोर को रिस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। जेंस्की उन्हें रिपल इफेक्ट को टाइम और डेस्टिनेशन के हिसाब से चेंज करने को कहता है। तभी उन्हें ऐसा करते हुए थोड़ा सक्सेस दिखाई देती है, लेकिन उन्हें मालूम होता है कि इसका एग्जीक्यूशन इतना आसान भी नहीं होने वाला है। सरफेस में 42 घंटे में 2600 माइल चलते हुए वो इनर कोर में पहुंच जाते हैं। जेंस्की सजेस्ट करता है कि उन्हें हर कंपार्टमेंट में न्यूक्लियर वार फोर्स को इंजेक्ट करना होगा, लेकिन इससे पहले सारे गियर्स को मॉडिफाई करना होगा और ऐसा करने के लिए किसी एक को कंपार्टमेंट के अंदर जाना होगा, लेकिन वहाँ जान खतरों से खाली नहीं, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर काफी हाई रहता है। अगर कोई भी वहाँ जाता है तो उसका मरना समझो बिल्कुल तय है। तब वो आपस में कौन जाएगा तय करते हैं। ब्रेस को इस काम के लिए अंदर जाना होता है। ब्रेस कंपार्टमेंट में अंदर जाने के लिए पहले अपने बाकी के टीममेट से मिलकर उन्हें आखिरी बार गले लगाता है। अब अंदर कंपार्टमेंट का टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है। यहाँ ब्रेस का सूट उसे थोड़ा बहुत बचा लेता है। वो काफी कोशिश के बाद कंपार्टमेंट को मॉडिफाई करने में कामयाब होता है और मिशन को पूरा करता है, लेकिन वो अपने आप को बचाने में नाकामयाब होता है और बेचारा यहाँ पर मर जाता है।
फिलहाल ग्रुप के पास इस टाइम उसकी मौत का मातम मनाने का भी टाइम नहीं है और इसी बीच जेंस्की और जोश हर कंपार्टमेंट में न्यूक्लियर वेपन इजेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। वहीं सरफेस पर मिशन डेस्टिनी प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है और रेड ने भी उधर जोश के कहने पर प्रोजेक्ट को हैक कर दिया है। इधर शिप से 2 कंपार्टमेंट को इजेक्ट किया जा चुका है, लेकिन 3rd कंपार्टमेंट को इजेक्ट करते वक्त फिर से एक बार शिप में टर्बुलेंस आ जाता है। वेपन उड़ते हुए आकर जेंस्की के पैरों पर टकराते हैं, वो कंपार्टमेंट में फंस जाता है और जोश उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मिशन को पूरा करने को कहता है। जोश इस बीच बाकी के वेपन्स को इजेक्ट करना शुरू करता है और फाइनली शिप फिर से स्टार्ट हो जाती है। फिर जोश और बैक एक दूसरे के साथ अपने लास्ट मोमेंट का इंतजार करते हैं। तभी जोश बैक को बताता है कि उसने हीट को कोर से यूज करके शिप को स्टार्ट किया है। जेंस्की जो अभी भी अपने कंपार्टमेंट में जिंदा होता है वो भी मुस्कुरा रहा होता है। इसी बीच बहुत सारे एक्सपोजिशन होते हैं जिसके कारण कोर फिर से नॉर्मली स्पिन करना शुरू हो जाती है। अब जाकर मिशन फाइनली कंप्लीट होता है और दुनिया को बचा लिया जाता है। इसी बीच जोश और बैक अपनी लाइफ को बचाने की कोशिश में लगे हैं और कोर की हीट की हेल्प से शिप को फिर से स्टार्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। वो इस मोमेंट को एक दूसरे को किस करके सेलिब्रेट करते हैं। अब शिप हाई स्पीड में फिर से सरफेस की तरफ भागता है, लेकिन इसी के साथ मिशन अपना कनेक्शन शिप के साथ खो देता है। वो हवाई के आसपास शिप को लैंड करवाते हैं और जब शिप ओशन से जाकर टकराता है तो उसके हीट के कारण काम करना बंद कर देता है। इधर जोश बिना कुछ किए मदद आने का इंतजार करता है। बहुत सारी जगह गोताखोर समुद्र के अंदर शिप का पता लगाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी वो व्हेल फिश को शिप के आसपास तैरते हुए देखने जाते हैं। व्हेल को नेविगेट करते हुए रेस्क्यू टीम शिप तक पहुंच जाती है। अब एक हफ्ते के बाद कैट एक कैफे में बैठा हुआ है, जहां वो इस पूरे मिशन को दुनिया के साथ शेयर करता है कि कैसे इस मिशन से जुड़े हुए ब्रेव लोगों ने दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान सैक्रिफाइस कर दी, जिन्हें आने वाले टाइम में लोग एक हीरो के तौर पर याद रखेंगे, जिन्होंने प्लेनेट अर्थ को बचाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।